रोनाल्ड रीड एक सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पर काम किया। ये अपने फैमिली के पहले बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, जिसका मतलब है 12वीं तक पढ़ना, और साथ ही साथ उन्होंने 17 साल जेपी पेनी में एज अ फ्लोर क्लीनर काम किया। लेकिन 2014 में जब इनका देहांत हुआ 92 की एज में, तो ये न्यूज के हेडलाइन बन गए थे यूएस में। 2014 में 2.8 मिलियन लोग मरे थे यूएस में, लेकिन उनमें से रोनाल्ड रीड ही क्यों मरने के बाद फेमस हो गए? क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में कुल $8 मिलियन थे, जिसे अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑलमोस्ट बनते हैं 58 करोड़ 32 लाख रुपीस। उन्होंने $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़ा और बाकी के $6 मिलियन अपने घर के पास एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। अगर आप मेरी ही तरह ये सोच रहे हो कि रोनाल्ड के पास इतने पैसे कैसे आए, तो उन्होंने बस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और दशकों तक उन्हें कंपाउंड होने दिया, जो $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं? तो ब्लू चिप स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जो ब्लू चिप कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है। ब्लू चिप कंपनीज उन कंपनी को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है और साथ ही साथ मार्केट रेपुटेशन भी काफी हाई होती है, जिस कारण उनके शेयर्स के प्राइस भी ज्यादा होते हैं। जैसे इंडिया के ब्लू चिप कंपनीज का कुछ एग्जाम्पल इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एशियन पेंट्स। जैसे ही यूएस मार्केट की ब्लू चिप कंपनीज में रोनाल्ड रीड ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिससे कि वो मिलियनर बन गए थे। अब मैं आपके साथ एक और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूं, जिसका नाम है रिचर्ड फुस्कॉन। रिचर्ड एक MBA ग्रेजुएट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मर्लिन लिंच कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव काम किया और वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे अपने फाइनेंस करियर में, जिस कारण उन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद फिर वो चैरिटेबल काम करने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था अपने ऊपर, और जब 2008 में मार्केट क्रैश किया तो वो बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये दो स्टोरीज अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे कि वो किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन सके। जब हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उन्हें भी एक्सपर्ट बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस की, तो इवन हार्वर्ड ग्रेजुएट भी कंगाल हो सकता है और बस एक सफाई कर्मचारी भी करोड़पति बन सकता है। जिस बुक की मैं समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये एक ऐसी अनोखी बुक है जिसे मैं बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है सारे कैटेगरीज में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने इस बुक से सीखी है। तो पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है, पीपल आर नॉट क्रेजी, देयर फाइनेंशियल पास्ट हिस्ट्री विथ मनी शेप्स देयर लाइफ। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो ये उसके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दुनिया कैसे सोचती है पैसे के बारे में। ऑथर कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट नो वन इज क्रेजी। यानी लोग बहुत सारी गलत डिसीजंस लेते हैं पैसों के बारे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पैसों की समझ नहीं है। हम लोग डिफरेंट जनरेशन में पैदा हुए हैं, हमें डिफरेंट सोच रखने वाले पेरेंट्स पालते हैं जिनकी खुद की इनकम डिफरेंट होती है, जो खुद डिफरेंट इकोनॉमी में पैदा हुए हैं। जॉब मार्केट अलग अलग कंट्री की बहुत डिफरेंट होती है, और साथ ही साथ लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी के भी लाइफ में। यानी अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया में पुअर क्लास परिवार में पैदा हुआ है, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होगी हम अगर कंपेयर करें दूसरे परिवार की जो यूरोप में हाई क्लास में पैदा हुए हैं। जो गरीबी में पैदा हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क लेना मुश्किल है, कंपेयर करें उस व्यक्ति के बारे में जो एक बूमिंग इकोनॉमी में पैदा हुआ है और वो अच्छे पैसे कमाता है, जिससे आप शायद एग्री ना करो, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट है पैसों के बारे में। लेसन नंबर 2 है जो मैंने इस बुक से सीखा, वो है Importance of luck and risk to achieve financial success। ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई हैं। ये दोनों ही एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बिलीव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही मैटर करता है एक व्यक्ति के हार्डवर्क के बाद। जैसे ऑथर बिल गेट्स की स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे बिल गेट्स सक्सेसफुल बने।
बिल गेट्स एक लौते हाई स्कूल में पढ़ रहे थे पूरे दुनिया में जिसके पास एक कंप्यूटर था 1968 में। स्कूल का नाम था लेक साइड स्कूल जो सियाटल में था, जो एक सिटी है वॉशिंगटन में, जिसके टीचर मिस्टर बिल डोगल वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी पायलट थे। उस स्कूल में वो मैथ्स और साइंस पढ़ाई करते थे। उनका ये मानना था कि किताबी नॉलेज तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति तभी स्किल्ड बनता है जब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस भी हो। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात करके एक टेली टाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पे लिया। पूरे यूएस के कॉलेजों में भी इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जो बिल गेट्स के स्कूल में था, जिससे जब वो सिर्फ क्लास 8 में थे तभी उन्होंने अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ एक्सपर्ट बन गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है, जिसे उन्होंने अपने फ्रेंड एलन के साथ शुरू किया था। और बिल गेट्स ये कहते हैं कि अगर मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तो ऑथर हमें ये कहते हैं कि किसी के फाइनेंशियल सिचुएशन को कभी हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो अमीर बन सके। और जो व्यक्ति अभी अमीर है उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से इस्तेमाल किया जिससे उन्हें सक्सेस मिली। लेसन नंबर 3 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग हाउ वॉरेन बफेट बिकेम बिलियनियर, यानी कंपाउंडिंग के पावर से कैसे वॉरेन बफेट बिलियनियर बन गए। ऑथर कहते हैं कि हमारी नॉलेज अर्थ के बारे में अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। 19th सेंचुरी के बाद ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अर्थ पूरी तरीके से कई बार आइस से कवर्ड था, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कुल 5 बार हुआ था, जिसमें अर्थ हजारों सालों तक सिर्फ और सिर्फ आइस में कवर्ड था, और फिर मेल्ट हुआ और फिर से आइस में फ्रीज हो गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को आइस से फ्रीज करने में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए और कितना हीट चाहिए उसी फ्रीज्ड आइस को मेल्ट करने में। अर्ली 90s में एक सर्बियन साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविक, उन्होंने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल पुल सूरज और चांद का डायरेक्टली इफेक्ट करता है पृथ्वी के मोशन और टिल्ट के ऊपर। इससे ये होता है कि पृथ्वी सूरज की ओर टिल्ट करेगा या फिर सूरज से दूर टिल्ट करेगा, और इन साइकिल्स के दौरान जो हजारों सालों तक चलता था वो पृथ्वी को फ्रीज या मेल्ट कर देता था अगर पृथ्वी का हेमिस्फीयर सन के पास जाए और या फिर उससे दूर जाए, और जिसे मेल्ट करने में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए था जो अर्थ नहीं कर पाया। तो मेरा आपको ये फैक्ट समझाने का मतलब यही था कि कोई भी चीज शुरुआत में बहुत छोटी होती है, लेकिन वक्त के साथ वही चीज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होने लगती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसमें आपके साल के इंटरेस्ट आपके फंड के साथ ऐड हो जाते हैं। उससे ये होता है कि नेक्स्ट ईयर आपके फंड के साथ जो इंटरेस्ट आपने ऐड किया था उस पे आपको इंटरेस्ट मिलने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट पे 200 से ज्यादा बुक्स लिखी गई हैं कि वो कैसे अमीर बने। मेन सक्सेस फैक्टर वॉरेन बफेट का यही है कि वो पिछले 70-80 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक्स को पिक करते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम एवरेज एनुअल रिटर्न को कैलकुलेट करें तो जिम सिमंस उनसे भी बेहतर इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनके पैसे 66% कंपाउंड हुए हैं एनुअली 1988 से। जिम सिमंस से बेहतर किसी का भी रिटर्न नहीं मिला है। इवन वॉरेन बफेट का भी एवरेज एनुअल रिटर्न 22% रहा है, जो 1/3 है जिम सिमंस से। लेसन नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है डेंजर्स ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। रजत गुप्ता कोलकाता के एक चौर में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। उन्होंने अपनी करियर में जो भी अचीव किया वो एक सपने से कम नहीं है। जब वो 40 साल के थे तो वो मैकेंजी कंपनी के सीईओ थे, जो पूरी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग कंपनी है। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जैसे इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने बिल गेट्स के साथ काफी चैरिटेबल वाली काम भी किया, और वो बहुत सारे पब्लिक कंपनीज के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। यानी रजत एक चौल में पैदा हुए थे और वहां से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उन्हें काफी सक्सेस भी मिला, जिससे वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिस्ट में आ गए थे। 2008 में उनकी नेट वर्थ थी $100 मिलियन, लेकिन उन्होंने एक गलती की जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा।
रजत गोल्डमैन सैच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सैच को काफी लॉस हो रहा था। इसी लॉस से बचने के लिए वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन गोल्डमैन सैच में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लिया। क्योंकि रजत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, उन्हें ये न्यूज पब्लिक से पहले पता चल गया, तो उन्होंने अपने फ्रेंड राज को फोन किया और इस न्यूज के बारे में उन्हें कहा, जिससे राज ने इमीडिएटली गोल्डमैन सैच के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही वॉरेन बफेट और गोल्डमैन सैच का न्यूज बाहर आया तो गोल्डमैन सैच के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसी इनसाइडर टिप के कारण रजत और राज को $17 मिलियन का फायदा हुआ, जिस कारण उन्हें जेल हो गया इसी इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक मोर मनी मेंटालिटी में फंस गए तो आपके पास चाहे जितने भी पैसे हो, उससे आप कभी खुश नहीं हो सकते। सोशल कंपैरिजन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हजारों तरीके हैं अमीर बनने के और हजारों बुक्स भी अवेलेबल है कि कैसे अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अमीर बनने में और लगातार अमीर रहने में। यहाँ ऑथर 2 इन्वेस्टर की स्टोरी शेयर करते हैं कि क्यों अमीर रहना मुश्किल है अमीर बनने से। जैसे लिवरमोर ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे अपने वक्त के। उनका जन्म 1877 में हुआ था और वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे जब मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। और वही एक और इन्वेस्टर थे इब्राहिम जर्मनस्काई के नाम से, जो एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920s में बहुत सारे पैसे कमाए थे। और उस वक्त इकोनॉमी काफी बूम स्टेज में थी, तो बाकी बिजनेसमैनों की तरह उन्होंने भी अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे। और जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो ये सदमा सह ही नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली। वैसे पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ मार्केट में उतरना पड़ेगा, लेकिन लगातार पैसे बनाने के लिए आपको उसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा। आपको शायद बहुत बार रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा नेगेटिव भी होना पड़ेगा। तो जो भी आपने कमाया है उसका कुछ परसेंटेज आपके लक के वजह से भी हुआ है और ये कभी भी आपसे छिन सकता है। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो हम सभी ने सबसे पहले ये सीखा, यानी कोई व्यक्ति क्रेजी नहीं है पैसों के बारे में, बल्कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है पैसों के बारे में, ये मैटर करता है कि वो पैसे को कैसे यूज करेंगे। दूसरा लेसन जो हमने सीखा, इंपॉर्टेंस ऑफ लक एंड रिस्क, और कैसे कई बार आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपके लक के कारण आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। इसीलिए हम सभी को किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। तीसरा लेसन जो हमने सीखा आज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सीखा कि कैसे वॉरेन बफेट बिलियनियर बन गए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के पावर से। चौथा लेसन जो हमने सीखा कि कैसे ज्यादा पैसे ना होने की माइंडसेट की वजह से रजत गुप्ता उन्हें जेल जाना पड़ा अपने इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। और आखिरी लेसन जो हमने आज सीखा, अमीर बनने में और लगातार अमीर रहने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो लाइक जरूर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे कि वो कुछ नया सीख सके।